नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक सा और आज का मेरा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज हम लोग जानेंगे प्लांट लोकेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका क्या क्या फैक्टर्स होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट लोकेशन का नीड समझा था, ऑब्जेक्टिव्स जाना था, फीचर्स जाना था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन की, तो जहाँ पे हम लोग प्लांट लगाने वाले, जिस जगह पे हम लोग प्लांट लगाने वाले, वो जगह जो लोकेट करते हैं हम लोग, वहाँ पे किन किन चीज़ों से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कैसा होने वाला है, इन सभी का ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। द गवर्निंग प्रिंसिपल इज दैट अ लोकेशन ऑफ plant should be fixed in such a manner that the people interested in its success can sell goods most profitably and manufacture them with least expenses। तो जो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है प्लांट लोकेशन को लेके, वो फिक्स कर दिया गया एक मैनरली कि एक ऐसा जगह प्लांट आप बनाओ जहाँ के लोग उस प्लांट के लिए इंटरेस्टेड भी हो, कि उस प्लांट में आपको काम मिले या फिर वहाँ से आपको अच्छा प्रोसेस मिले, सक्सेस देखने को मिले। होता है ना कि ऐसा कि जहाँ पे कंपनी बनता है, जहाँ पे एक नया कंपनी बन रहा है जिस एरिया में, तो उस एरिया का जितना भी भाग है, जितना उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, वो सभी का डिमांड जो है बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सक्सेस का भी एक रास्ता हो जाता है उस एरिया का। और वहाँ का जो उस प्लांट में बनने वाला प्रोडक्ट है, उसका सेल भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का सेल अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट उसका प्रोडक्ट से अच्छा होना चाहिए, मैन्युफैक्चर जो होता है वो कम खर्च में बनना चाहिए, इस तरीके का होता है। तो यही होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन। अब इसके बारे में हम लोग कुछ इसके कुछ लोकेशन के कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फॉलोइंग बेस्ड रखे हैं कुछ प्रैक्टिसेस की। इन सभी के मदद से हम लोग यहाँ पे जो है अपना प्लांट लोकेशन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एंड an ideal location is one where the main raw material required to manufacture the product is adequately available. This will ensure regular supply of the material and will also reduce the transportation costs. The technical and delivery problems associated with raw materials can be reviewed and discussed from time to time. Alternately, the per unit cost of raw materials should come out to be minimum at the ideal plant location। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी प्लांट लोकेशन को बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए वहाँ पे हम लोग किस किस चीज़ का ज़रूरत होगा, वो क्या क्या ज़रूरत होगा जो हम लोग को वहाँ से तुरंत मिले। तो सबसे पहले जहाँ पे प्लांट बनेगा उसके आसपास मार्केट होना चाहिए, और जहाँ पे उस मार्केट से उस प्लांट में बनने वाले प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स मिल सके, हमेशा वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल रहे। और फिर ये जो प्रोडक्ट हो वो एडिक्वेट हो, उनका उनका मैन्युफैक्चर भी तुरंत होना चाहिए, और वो जो प्रोडक्ट है वो तुरंत मिल भी जाए और हमेशा अवेलेबल रहे। और जिससे क्या होगा कि दिस विल इंश्योर रेगुलर सप्लाई, और इसका सप्लाई, जो इस रॉ मटेरियल का सप्लाई है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर चलता रहे और रिड्यूस करता रहे उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ज़्यादा खर्च भी ना रहे ट्रांसपोर्ट में लगाने के लिए पैसे। उसके बाद जो डिलीवरी प्रॉब्लम है वो भी सही तरीके से सही होना चाहिए, ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मार्केट सामने तो मुझे 1 घंटे में सामान मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट है लेकिन वहाँ पे डिलीवरी का कुछ साधन ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट जाने का कोई साधन नहीं है, तो वही माल मुझे लेके आने में 2 दिन भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सब कुछ जो है, सब कुछ मैन्युफैक्चर, जितना भी प्रॉब्लम है सब अच्छे से होना चाहिए, प्रॉब्लम सारे सॉल्व होने चाहिए, हर चीज़ वहाँ से हम लोग को सही तरीके से मिल जाना चाहिए। तो ये एक आइडल हो जाता है प्लांट लोकेशन के लिए। उसके बाद तो आता है नियरनेस टू द पोटेंशियल मार्केट। मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एफिशिएंटली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। मार्केटिंग जो होता है प्रोडक्ट का,
सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी एंटरप्राइज का। उसमें क्या होता है, इफ़ द प्लांट इज लोकेटेड नियर द मार्केट देन द मैनेजमेंट कैन कीप क्लोज टच विद द चेंजेस इन मार्केट इन्वायरमेंट एंड फॉर्मुलेट इट्स प्रोडक्शन पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। तो इससे इन लोग के लिए ये फंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी यहाँ के अंदर उस मार्केट के अंदर जो भी प्लांट हम उस मार्केट में जहाँ पे हम लोगों ने जगह लोकेट किया है जहाँ पे मैं अपना प्लांट बनाऊंगा, वो बहुत ही मार्केट से क्लोज हो जाता है, बहुत ही अलग सा चेंजेस देखने को मिलता है। और एक दूसरे से वो उस मार्केट इन्वायरमेंट से इस तरह से क्लोज हो जाते हैं ताकि जैसे कि प्रोडक्शन पॉलिसीज जो होते हैं वो सही तरीके से एक दूसरे के साथ चलते रहे, उन लोग का इन्वायरमेंट एक जैसा हो जाता है, उन लोग का वहाँ का बिहेवियर अलग अलग अच्छा हो जाता है उस प्लांट को लेकर। अगर आपको उस प्लांट से फैसिलिटीज़ देखने को मिल रहे हैं तो ये सब चेंजेस आने लगते हैं। ये एक फॉर्मुलेशन के द्वारा होता है। बट विथ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स बोथ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल दिस एस्पेक्ट हैज़ नाउ बिकम ए सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। और यही कारण होता है कि ये मार्केट जो है इस टाइम पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में एक अच्छा सेकेंडरी इम्पोर्टेंस भी रखता है। अगर आपका मार्केट अच्छा जगह है, आपको अच्छा इन्फ्लुएंस मिल रहा है, आपको अच्छा आप मार्केट के लोगों को अच्छा से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो ये क्या आपको प्रॉफिट देगा, आपका इम्पोर्टेंस होगा। जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट होते हैं उसमें भी एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा। फिर बट द रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट स्टिल रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर लोकेशन टू बी नियर द मार्केट। और रिडक्शन जो होता है मार्केट कॉस्ट का वो भी सही तरीके से होने लगता है और वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन भी हो जाता है उनके मार्केट को समझने में। और वो कितना सामने है मार्केट का, वो फैक्ट्री जो है कितने सामने है मार्केट का, वो भी उससे भी जो है मार्केट सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता रहता है। ऑल्सो इन केस ऑफ फैक्ट्री बिगिन बींग नियरर टू द मार्केट द रिस्क ऑफ डैमेज। और यहाँ पे जब अगर आपका फैक्ट्री जो है मार्केट के सामने हो, आस पास हो, तो आपका प्रोडक्ट का डैमेज भी जो होता है, डैमेज रिस्क वो भी कम होता है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स भी नहीं होते। और आपका जो डिमांड है मार्केट से, जो डिमांड है आपका प्रोडक्ट का, वो कम नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बस आपका चेंजेस वही होगा जो फैशन चेंजेस होते हैं कि आज मैं फटा जीन्स पहन रहा हूँ तो कल मुझे फिर से नॉर्मल जीन्स पहनना है, आज आप लोफर शूज़ पहन रहे हो तो कल आप कैजुअल शूज़ पहनोगे। इस तरीके से फैशन का चेंजेस हो रहा है, तो बस इसमें यही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इज ऑल्सो रिड्यूस्ड ग्लास केमिकल एंड ड्रग फैक्ट्रीज आर मेनली अफेक्टेड बाई दिस कंसिडरेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है, वो केमिकल जो निकल रहे होते हैं, ड्रग्स फैक्ट्रीज जो हो रहे होते हैं और ग्लासेस जो है उन लोग पे अच्छा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है। फिर आता है लोकेशन शुड बी नियर टू द सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग पावर। In some industries, continuous and adequate supply of power is of great significance. Example for nylon fiber plant। ये क्या होता है, इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई ऑफ पावर होता है, जो सब कुछ जो हम लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम्पल में नाइलॉन फाइबर प्लांट में सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। देयर आर सम इंडस्ट्रीज आर विथ चीप इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम प्राइस में मिलता है और बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और वहाँ पे क्या होता है, उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम लग रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम है, तो आपका जाहिर है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट बन जाता है। फिर ये हाइड्रो पावर स्टेशन भी बना रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम प्राइस में आपको मिलेगा और बहुत कम कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, जिस जैसे कि हम लोग यहाँ पे पेपर का या फिर पल्प मिल, फ्लोर मिल में हम लोग को ये सब देखने को मिलता है। फिर सप्लाई ऑफ लेबर। Labor is one of the most important inputs in an industrial enterprise. There should be regular and cheap supply of labor, especially for unskilled labor in modern times. With brisk movement of labor force from one place to another, this factor is also of secondary importance. अब सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है कि जहाँ पे लेबर का ज़्यादा ज़रूरत होता है वहाँ पे उन लेबर को भेज दिया जाता है, उस इंडस्ट्री का उस एंटरप्राइज में उन लेबर को भेजा जाता है। और वहाँ पे जो लेबर होता है उनका रेगुलरिटी भी बना रहता है और वो कम
उनका जो लागत है मूल्य होता है वो सबसे कम भी होता है, और वहाँ पे उन्हीं लोग को रिक्वायर किया जाता है जिनका स्किल, जो मतलब स्पेशली फॉर अनस्किल्ड लेबर, जिनका पास कोई स्किल नहीं होता है, वहाँ पे उन लोग को वही दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो लेबर चाहिए, तो उसके लिए तो आपको स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए कि हाँ वो आपको डिज़ाइन के बारे में बताएगा या प्रोडक्ट के अंदर क्या है वो बताएगा, उसका फैक्ट्स बताएगा। ये नहीं होगा वहाँ पे कि वो प्रोडक्ट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा वो देखा जाएगा, वो प्रोडक्ट को किस तरह से मेंटेन करके चल रहा है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो है उनका लागत मूल्य भी कम रहता है, तो और यहाँ पे जो है रिस्क भी कम रहता है, लेबर फोर्स ज़्यादा रहता है, ये सभी होता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट लोकेशन का। बट इफ़ देयर इज़ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर, लोकल लेबर नियर द प्लांट, देन नेचुरली इट विल बी अवेलेबल एट चीपर। और अगर आपका प्लांट के सामने ही आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर देखने को मिल रहा है, तो फिर जाहिर है कि आपका लेबर का कॉस्ट जो है वो कम रहेगा। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट, जो बिजनेस, जहाँ पे आप लोग का मार्केट, जहाँ पे मेरा फैक्ट्री बन रहा है, वहाँ पे आने जाने का साधन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो मेरा मार्केट से मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में जाने में टाइम लगेगा, डिमांड उसका बढ़ा रहेगा, लेकिन यहाँ मेरा लॉस हुआ कि मैं प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं भेज पा रहा हूँ, तो मार्केट का रेपुटेशन और उस फैक्ट्री का रेपुटेशन जो है, उस प्रोडक्ट का रेपुटेशन जो है, गुडविल जो है खराब होने लगेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रॉ मटेरियल को पहुंचाना, फ्यूल डिफरेंट प्लेसेस में, अलग अलग जगह में, फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में पहुंचाना, इन सभी का, चाहे वो रेल हो, रोड हो, वाटर हो, एयर हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। अब आता है इंटीग्रेशन विथ अदर ग्रुप ऑफ कंपनी। न्यू एंटरप्राइज ओन्ड और operated by a single group of companies should be so located that its work can be integrated with the work of associate establishment. Integration with other group of companies, वहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज, इंटीग्रेशन विथ अदर ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या बोला जा रहा है कि जो अलग अलग कंपनी जो होते हैं, ग्रुप बनते हैं, उनके साथ वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। पहले तो वो सिंगल ग्रुप होते हैं, सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, लेकिन जब उनका डिमांड ज़्यादा होता है, मार्केट उनका फैलना होता है, मार्केट को वो और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो साथ में और भी दूसरे कंपनीज के साथ मिलकर वो सामान बनाते हैं और उनके साथ वो काम करते हैं और अपना मार्केट, अपना बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। फिर आता है सुटेबिलिटी ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। सब सॉइल ऑफ द लोकेशन should be able to support the load likely to be placed on it. Similarly, the climate condition, viz humidity, temperature and other atmosphere conditions should be favorable for the plant. Example for dam climate is favorable for textile and cotton industry. These conditions also determine heating and ventilating requirements. फिर आता है suitability land and climate की, मतलब आप अपना प्लांट वहीं पे बनाएंगे जो जहाँ का प्रोडक्ट, जहाँ का वेदर जो है उसके तरीके का हो, आपके प्रोडक्ट के तरीके का हो। आप कोल्ड क्रीम का फैक्ट्री वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे बर्फ़ हो या फिर ठंड हो, वहीं पे बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप जाके राजस्थान में कोल्ड क्रीम का फैक्ट्री बनाओगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको फैक्ट्री भी वहाँ पे वैसा ही चूज़ करना होगा, वही प्रोडक्ट बनाना होगा जो वहाँ के इन्वायरमेंट को मिले, वहाँ के इन्वायरमेंट से मैच करे। जैसे कि वहाँ के लैंड और क्लाइमेट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बोला गया है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, जैसे कि डैम क्लाइमेट, जो टेक्सटाइल्स होते हैं, कॉटन के फैक्ट्रीज जो होते हैं, वहाँ पे डैम, जहाँ पे पानी का ज़्यादा स्रोत होता है, पानी का इस्तेमाल कॉटन को साफ करने में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है। या फिर वेंटिलेटिंग और हीटिंग की, वेंटिलेटिंग उनका जो प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, जो भी केमिकल निकलने वाला, वहाँ पे उसका सोर्स कैसा है, वो केमिकल किस तरीके से निकालेगा, तो यहाँ पे सब कुछ देख कर चलाना पड़ता है। जो केमिकल निकल रहा है, एसिड्स, वो दूसरे लोगों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, ये भी देखना पड़ता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग एमिनिटीज एंड अदर सर्विसेज, गुड हाउसिंग फैसिलिटीज, एडिक्वेट नंबर ऑफ शॉप्स, थिएटर, सिनेमाज, रेस्टोरेंट, लोकल पैसेंजर। तो यहाँ पे बोला गया कि आपका जो फैक्ट्री जहाँ पे है, वहाँ का आसपास जो है सब कुछ अच्छा होना भी चाहिए और सब कुछ ग्रोथ होना भी चाहिए। चाहे वो अलग हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो जहाँ पे आपको रेंट घर मिले,
या फिर दुकान अच्छा देखने को मिले, थिएटर मिले। अगर आपका जब फैक्ट्री जहाँ पे बन रहा है तो वो इन्वायरमेंट तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, एक सिटी जैसा हो जाएगा। तो आपको इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपके बाद, आपका जो फैक्ट्री बनने के बाद वहाँ का ग्रोथ कैसा होने वाला, वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज होने वाला है, वहाँ पे कुछ वेस्ट तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ फायर फाइटिंग्स तो नहीं हो रहे, वहाँ पे ड्रेनेज तो नहीं हो रहे, वहाँ का वाटर सप्लाई कैसा है, वहाँ पे गैस ऑफ सप्लाई कैसा है, ये सब देखना पड़ता है। फिर लोकल बिल्डिंग एंड प्लानिंग रेगुलेशन, प्रपोज्ड location should not infringe local regulation and bylaws. A discussion with the survey department of the local authority is most desirable laws for the construction of buildings. Local taxes CC should be taken into consideration for the selection of site. तो यहाँ पे लोकल बिल्डिंग एंड प्लानिंग रेगुलेशन के बारे में बोला गया है कि ये जो है यहाँ पे जो लॉ है वो सही तरीके से लोकल लॉज का यूज़ हो और सबसे स्ट्रिक्ट लॉ का यूज़ ना किया जाए। फिर उनका सर्वे डिपार्टमेंट जो है वो डिस्कस करके किया जाए, मोस्ट डिज़ायरेबल होना चाहिए। लॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स, जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो सब सही होना चाहिए। और फिर जो सिलेक्शन हो, जो सिलेक्शन में लिया जाए, कंसिडरेशन किया जाए, साइट जो है वो सब सही होना चाहिए। फिर आता है सेफ्टी रिक्वायरमेंट की, सेफ्टी वहाँ पे कैसा है, न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स तो ना है, एक्सप्लोसिव कुछ नहीं हो, केमिकल प्रोसेस कुछ नहीं हो, कुछ पॉल्यूशन ऐसा नहीं हो, एटमॉस्फेयर ख़राब करने वाला नहीं हो, उनका एरिया जो है ख़राब करने वाला नहीं हो। तो यहाँ पे वो भी देखना पड़ता है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कैसा है। फिर हम लोग अब बात करें यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। अब हम लोगों ने तो इन्फ्लुएंस पढ़ लिया कि हम लोग किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। अब वहाँ से इफेक्ट वहाँ पे क्या होने वाला है, उनके फैक्टर्स को जानेंगे। Decision regarding selecting a location need a balance of several factors. These are divided into primary factors and secondary factors. Here both the factors can influence the business in the long run. तो यहाँ पे डिसीजन जो होता है प्लांट लोकेशन का वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका ज़रूरत भी होता है सेवरल फैक्टर्स के लिए, और वो लॉन्ग रन बिजनेस चलाने के लिए है या नहीं है, उनको भी दो भाग में बांट दिया जाता है, सेकेंडरी और प्राइमरी फैक्टर में, कि उनका जो फैक्टर्स है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए। फिर जैसे कि यहाँ पे फिर से बोला गया कि एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि मैंने ऊपर में ही पढ़ा था कि रॉ मटेरियल्स सही तरीके से सही जगह पे और इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लोकेशन जो डिसाइड हम लोग किए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सही से मिले, हम लोग का प्रोडक्ट मार्केट में सही से जाए। फिर नियरनेस ऑफ मार्केट, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट के आसपास होना चाहिए। एबिलिटी भी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर, एबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने सभी के ऊपर बात किया कि आपको पानी, फ्यूल, पावर सब कुछ सही से मिले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ सब आपको सही से मिले। तो हम लोग का ये जो आता है ये प्राइमरी फैक्टर में आता है कि ये इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडरी फैक्टर में आता है कि सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे हैं, एबिलिटी ऑफ फाइनेंस कैसे, वहाँ पे इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फाइनेंस करने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट में, कंपटीशन वहाँ के दो स्टेट्स का कैसा है, दूसरे स्टेट्स में कैसा फैक्ट्री है, किस तरीके का फैक्ट्री है, आपका स्टेट में क्या फैक्ट्री है, क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या कंपटीशन है एक दूसरे के बीच में। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़, की फैसिलिटी वहाँ पे आपको कौन कौन से फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, की वहाँ पे जो भी सामान, जो रॉ मटेरियल्स बच जा रहे हैं उस वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही फिर से रिसाइकल हो रहे या नहीं हो रहे, ये सब प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। ये होता है हम लोग का सेकेंडरी फैक्टर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैथ्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।